गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नमस्कार, इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया, मेरे साथ है मनीषा। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। महाराष्ट्र दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुणे में शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि के पहले चरण के उद्घाटन समारोह में हुए शामिल। कहा, शिवाजी महाराज का जीवन स्वराज को स्थापित करने के लिए था। कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर में की पूजा अर्चना। भाजपा की विजय संकल्प रैली को भी करेंगे संबोधित। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। सभी राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारक कर रहे जनसभाएं और रैलियां। दोनों राज्यों में 27 फरवरी को होगा मतदान। ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त बीडी मिश्रा ने लद्दाख के दूसरे उपराज्यपाल के रूप में ली शपथ। राजनिवास में आयोजित एक समारोह में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। कोरिया गणराज्य के 108 बौद्ध भिक्षुओं के दल ने औरंगाबाद से गया जिले में किया प्रवेश। आम लोगों ने अमवा में बौद्ध भिक्षुओं के दल का गर्मजोशी से किया स्वागत। कोरिया के सबसे बड़े बौद्ध संप्रदाय जोगे के बौद्ध भिक्षु की पदयात्रा की मेजबानी कर रहा है भारत। दिल्ली में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर सीरीज में बनाई 2-0 की अजय बढ़त। भारत ने जीत के लिए मिले 115 रन के लक्ष्य को 4 विकेट खोकर किया हासिल। मैच में 10 विकेट लेकर रविंद्र जडेजा बने प्लेयर ऑफ द मैच। सौराष्ट्र ने दूसरी बार किया रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम। फाइनल में बंगाल को दी 9 विकेट से मात। सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उनादकट बने प्लेयर ऑफ द मैच। खबरों को देखते हैं विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुणे में शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि के पहले चरण के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि यह ऐतिहासिक थीम पार्क बेहद खास होगा, जिसमें आधुनिक तकनीक के जरिए इतिहास को जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही गृह मंत्री ने इस अवसर पर शिवाजी महाराज के जीवन पर बात करते हुए कहा कि उनका जीवन सत्ता लालसा से प्रेरित नहीं था। उन्होंने कहा कि उनका जीवन स्वधर्म और स्वराज के लिए संघर्ष का जीवन था, जिससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। बाद में कोल्हापुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शाहूजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महालक्ष्मी मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अपने ट्विटर संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें शत शत नमन करता हूं। उनका साहस और सुशासन पर जोर हमें प्रेरित करता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया।
बात मेघालय विधानसभा चुनाव की, जिसका प्रचार अभियान इस वक्त चरम पर है। स्टार प्रचारक और सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता जनसभाएं और रैलियां करने में जुटे हैं। असली मुकाबला गारो हिल्स में चल रहा है। यहां 24 सीटें दांव पर हैं और यहीं से मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा भी चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य में 60 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। नागालैंड में होने वाले विधानसभा मतदान से पहले चुनाव आयोग तैयारी में जुटा हुआ है। चुनाव आयोग के सामने निष्पक्षता के साथ ही दुर्गम इलाकों में चुनाव संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती है, जिसे लेकर चुनाव आयोग ने खास तैयारियां की हैं। तो नागालैंड में निर्वाचन आयोग की तैयारियां देखते हैं इस रिपोर्ट में। तो दुर्गम इलाकों में चुनाव कराना एक बड़ी जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की, और यही जिम्मेदारी जनता की भी है कि वो बड़ी संख्या में अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने आज सुबह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल पद की शपथ ली। जम्मू कश्मीर व लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल को राजभवन में शपथ दिलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को राधा कृष्णन माथुर का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद बीडी मिश्रा को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया था। कोरिया गणराज्य के 108 बौद्ध भिक्षुओं का दल औरंगाबाद से गया जिले में प्रवेश कर गया है। जिला प्रशासन और आम लोगों ने अम्बा में भ्रमण दल के सदस्यों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दल के सदस्य 23 फरवरी तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे। गौरतलब है कि कोरिया गणराज्य के सबसे बड़े बौद्ध संप्रदाय जोगिए के बौद्ध भिक्षुओं की पदयात्रा की मेजबानी भारत कर रहा है। सांगवोल सोसाइटी की ओर से आयोजित ये पदयात्रा 9 फरवरी को उत्तर प्रदेश के सारनाथ से शुरू हुई थी, जो बिहार होते हुए नेपाल के लुम्बिनी में संपन्न होगी। भारत और कोरिया गणराज्य के संबंधों की मधुरता तथा विश्व में महात्मा बुद्ध एवं शांति का संदेश फैलाने को लेकर ये पदयात्रा आयोजित की गई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को जयपुर के चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान के चतुर्थ दीक्षांत समारोह एवं इंक्यूबेशन सेंटर के लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर तोमर ने कहा कि आज मैं नियाम संस्थान में आकर गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। विद्यार्थियों के लिए दीक्षांत समारोह बेहद अहम होता है। तोमर ने डिग्री लेने वाले सभी छात्रों को शुभकामनाएं दी। तोमर ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है और इस क्षेत्र में रोजगार की अनगिनत संभावनाएं हैं। प्रकृति की सेवा संकल्प के 2 वर्ष पूरे होने पर आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज से धरती को बचाने के लिए पौधरोपण करना होगा। पौधरोपण के लिए जनता को प्रेरित भाषण से नहीं, आचरण से करना होगा। G20 भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक दिनांक 24-25 फरवरी को बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। वित्त मंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संयुक्त रूप से इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। G20 FMCBG की बैठक से पहले 22 फरवरी 2023 को G20 वित्त
और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसकी सह अध्यक्षता अजय सेठ, सचिव आर्थिक कार्य, और डॉक्टर माइकल डी पात्रा, उप गवर्नर आरबीआई द्वारा की जाएगी। सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर G20 FCBD की बैठक का उद्घाटन करेंगे। बैठक से ठीक पहले आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने डीडी न्यूज से खास बातचीत भी की। तुर्की में आए भीषण भूकंप के बाद वहां भारत की ओर से भेजा गया एनडीआरएफ का राहत एवं बचाव से जुड़ा अंतिम दस्ता भी भारत लौट आया है। भूकंप के बाद भारत ने तुरंत तुर्की की ओर मदद का हाथ बढ़ाया था। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि इसके साथ ही तुर्की में एनडीआरएफ का ऑपरेशन दोस्त के नाम से चलाया गया अभियान समाप्त हो गया है। भारत ने तुर्की में मदद के लिए 151 जवानों और खोजी कुत्तों के दल भेजे थे। उन्होंने नूरदागी और अटंकिया में 35 कार्यक्षेत्रों में खोज, बचाव एवं राहत कार्य किया। एनडीआरएफ के प्रयासों से भूकंप के चलते मलबे में फंसी कई जानें बचाई गईं। श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में कल महाशिवरात्रि के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भगवान के दर्शन करने के लिए घंटों तक लोग कतारों में लगे रहे। 7 से 8 घंटे में करीब 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 80 के दशक के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में दर्शन के लिए श्रद्धालु यहां पहुंचे। पंजाब के गुरदासपुर में भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक सीमा सुरक्षा बल ने एक ड्रोन बरामद किया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक ड्रोन के साथ प्रतिबंधित वस्तु भी मिली है, जिसके हीरोइन होने की आशंका जताई जा रही है। जितेंद्र महाराज की शिष्याद्य नलिनी कमिलिनी गुरु शिष्या परंपरा का अद्भुत उदाहरण पेश करती है। तो पंडित जितेंद्र महाराज, जो कि बनारस घराने के विख्यात गुरु माने जाते थे, उनका शनिवार को स्वर्गवास हो गया। उन्होंने कथक नृत्य को अप्रतिम ऊंचाइयां दी। संगीत नाटक अकादमी सम्मान, कालिदास सम्मान व अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत पंडित जितेंद्र महाराज ने कथक नृत्य में अभिनव प्रयोग किए और विगत 7 दशकों में विश्व भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। रुद्र अवतार, राम की शक्ति पूजा, अग्निशिखा, शिव शक्ति, अर्धनारीश्वर, वीरांगना, पीताम्बरा, गंगा अवतरण, मीरा माधव जैसी प्रस्तुतियां उनकी बेहद यादगार रही हैं। और सीधे रुख करेंगे कोल्हापुर का, जहां गृह मंत्री अमित शाह भाजपा की विजय संकल्प रैली को संबोधित कर रहे हैं। कोल्हापुर में ऐसी आवाज नहीं चलती। मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए कि कोल्हापुर की आसपास की 12 विधानसभा सीटें और दोनों लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति को जीतनी है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, सर्वत्र विजय का संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान चंद्रशेखर बावनकुळे जी, प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, श्री धनंजय महाडिक जी, सांसद राज्यसभा
श्री संजय मांडलिक जी, यहां से चुने हुए सांसद महोदय, कोल्हापुर के ही सपूत और महाराष्ट्र सरकार में उच्च और टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर श्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी, श्री सुरेश राव हालवणकर जी, श्री राजेश समृत सिंह घाटके जी, श्री विनय कोरे जी, श्री प्रकाश आवाडे जी, श्री राहुल चिकोडे जी, श्री महेश यादव जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पड़ोसी सांसद श्री संजय काका पाटिल जी, भारतीय जनता पार्टी के सह संगठन मंत्री श्रीमान शिव प्रकाश जी, और आज 12 विधानसभा सीटों से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद माने भी आए हैं। मेरा ध्यान नहीं रहा, थोड़ा लेट आए। ताली बजा दो एक बार माने साहब के साथ लिए। और आज कोल्हापुर और उसके आसपास की 12 विधानसभा सीटों से भारतीय जनता पार्टी के मालिक ऐसे मेरे बूथ और शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मित्रों, आज महान शिव छत्रपति की जयंती है। बड़ा शुभ दिन है, क्योंकि आज ही के दिन जन्म लेकर शिवराय ने पूरे देश में हिंदवी स्वराज का एक संदेश लेकर गुलामी के एक बहुत बड़े कालखंड में भारत माता की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का काम किया था। आज सुबह पुणे के पास मैं, देवेंद्र जी, चंद्रकांत दादा, हमारे अध्यक्ष जी, सभी लोग गए थे और एक शिव सृष्टि का प्रथम चरण का लोकार्पण हुआ। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि जब भी पुणे जाइए शिव सृष्टि जरूर देखिएगा, क्योंकि बाबा साहेब पुरंदरे ने शिवाजी महाराज के पूरे जीवन को वहां पर संजोकर एक प्रेरणा स्थान बनाने का काम किया है। मित्रों, आप सभी लोग जरूर शिव सृष्टि देखने जाइएगा। और अभी मैं अंबाबाई का आशीर्वाद लेकर यहां आया हूं। मैं जब भी कोल्हापुर जाता हूं, महालक्ष्मी मां का आशीर्वाद लेने जरूर जाता हूं, क्योंकि हम सबके जीवन में मां का आशीर्वाद बहुत मायने रखता है। और मैं जब भी मां का आशीर्वाद लेकर गया, हमेशा भारतीय जनता पार्टी को यश मिला है, विजय मिला है, आगे बढ़ी। आज भी यहां पर मैं 2024 के संपूर्ण विजय के अभियान के तहत यहां आया हूं। मित्रों, 2024 में फिर से एक बार देश में चुनाव होने वाला है। हमें मालूम है कि हम और हमारे साथी दल शिवसेना महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे और सामने सारे इकट्ठा होकर लड़ने वाले हैं। तीनों पार्टियां, प्रकाश आंबेडकर जी और जो कुछ बचे खुचे हैं, सारे एक ही बास्केट में आकर भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव लड़ेंगे। और ये चुनाव केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनाने का चुनाव नहीं। ये चुनाव फिर से एक बार पूर्ण बहुमत और 2/3 बहुमत से भाजपा और साथी दलों की सरकार बनाने का नहीं। ये चुनाव फिर से एक बार
मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मित्रों कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विजय ये महान भारत की रचना का चुनाव है, समृद्ध भारत की रचना का चुनाव। मोदी जी ने इन 9 साल के अंदर ढेर सारे परिवर्तन करे। देश की प्रगति, देश में शांति, देश की सुरक्षा और देश की समृद्धि चकाचौंध हो जाए, इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। इसीलिए सारे लोग इकट्ठा होने वाले हैं। मगर मैं जरा भी चिंतित नहीं हूं, किंचित मात्र चिंतित नहीं हूं कि जिस पार्टी के साथ ऐसे देव दुर्लभ कार्यकर्ता हो, वो पार्टी कभी पराजित हो ही नहीं सकती। और यहां तो ये देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं की टीम और साथ में मोदी जी जैसा करिश्माई नेतृत्व और परिणाम देने वाला नेतृत्व, ये दोनों का योग मणिकंचन का योग होता है। पराजय दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ने वाला है। मित्रों, हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। चंद्रकांत दादा वे धीरे 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 अपनी स्टाइल से कह रहे थे, बूथ वाले आए, शक्ति केंद्र वाले आए, विधानसभा वाले आए। अरे दादा, काहे को धीरे धीरे बोलते हो? हमारी सामने वाली पार्टी की इतनी सभा नहीं होती, एक कार्यकर्ता का मेला हुआ इतना बड़ा हुआ है, देखकर किसी को अटैक आ जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की संगठन की शक्ति का परिचायक। और भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में लोक संपर्क और लोक संग्रह के सूत्र पर काम करने वाली पार्टी है। और इसीलिए जहां एक बार भारतीय जनता पार्टी का विजय होता है, वहां भारतीय जनता पार्टी हमेशा के लिए विजयी होती है। मित्रों, मैं आज आप सभी को 2014 के पहले का भारत का परिदृश्य याद कराने आया हूं और शरद राव जी को भी कहता हूं, आप तो मंत्री थे, याद करिएगा कैसा भारत हमें सौंप कर गए थे आप। 2004 से 2014 तक ऐसी सरकार चली कि जिस सरकार में प्रधानमंत्री को कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता था और सारे मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानते थे। जिस सरकार में फैसले की कोई प्रक्रिया नहीं थी, पॉलिसी पैरालिसिस हुआ था। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, स्कैम हर रोज अखबारों की सुर्खियां बनते थे। कभी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती थी, कभी केग कोई जांच जाहिर कर देते थे, कभी सीबीआई को पड़ती थी। वो सरकार चलाने वाले को मालूम ही नहीं था कि कौन आज हमें कहां से सर पर टपली लगाने वाला है, मालूम ही नहीं पड़ता। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार हुए। आए दिन पाकिस्तान से घुसपैठ कर कर आतंकवादी हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, उससे पैरों से अपमानित करते थे और दिल्ली का दरबार चुपचाप बैठा हुआ था। दिल्ली के अंदर किसी में हिम्मत नहीं थी कि पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ, इनके कर्तृत्व के खिलाफ कोई कदम उठाए, कोई एक्शन ले। और प्रजा भी निश्वास के साथ सारी प्रक्रिया को मूक दर्शक बनकर देख रही थी। देश की आंतरिक सुरक्षा कोई ठोर ठिकाना नहीं था। उत्तर पूर्व में ध्वजवंदन नहीं करने देते थे। नक्सलाइट क्षेत्रों में स्कूलें बंद करा दी, कलेक्टर की ऑफिस को ताले लगा दिए। कश्मीर के अंदर आए दिन बंद, हड़ताल, बम धमाके, बम विस्फोट,
सारे थिएटर बंद, सारे कल कारखाने बंद। एक प्रकार से देश के अंदर अव्यवस्था अपने चरम पर थी और दुनिया में भी देश की साख नीचे 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 गई थी। और उस वक्त 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम अगला चुनाव उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ेंगे और वो हमारे प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं। देखते 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 आक्रोशित युवाओं की भीड़, आक्रोशित युवाओं की भीड़ एक बहुत बड़े बवंडर में बदल गई और सब लोग मोदी जी के पीछे लग गए। और 2014 का जो परिणाम आया वो परिणाम मित्रों ऐतिहासिक परिणाम था। आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने बूते पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और नरेंद्र भाई इस देश के प्रधानमंत्री बने मित्रों। और ये 2024 से 2023 का कालखंड हम सब ने देखा है। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी को एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का नेता चुनने की प्रक्रिया थी, मैं सेंट्रल हॉल में बैठा था, मैं भारतीय जनता पार्टी का महासचिव था। वहां पर मोदी जी ने भाषण किया कि मेरी सरकार दलितों की सरकार है, मेरी सरकार गरीबों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की और किसानों की सरकार है। और आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो कोरा भाषण नहीं था, मोदी जी ने कर कर दिखाया है मित्रों, ये कर कर दिखाया है। ये 9 साल के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा गरीब माताओं के घर में गैस का सिलेंडर देने का काम हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो गरीब महिला कभी कल्पना नहीं कर सकती थी कि मेरी झोंपड़ी धुएं से मुक्त हो जाएगी, मेरे घर में भी सिलेंडर आएगा। कंडे और टहनियां जला जला कर टीबी कर लेती थी, वो आंख की ज्योति चली जाती थी, वो मां के घर में आज गैस का सिलेंडर पहुंच गया है। 70 साल के बाद आज इसके चेहरे पर मुस्कान है और अपने घर के अंदर धुएं मुक्त वातावरण में खुली सांस ले रही है। 11 करोड़ माताओं को घर के अंदर शौचालय देने का काम, एक भगीरथ काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और 11 करोड़ परिवारों की माताओं बहनों को सम्मान देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है मित्रों। हम कल्पना कर सकते हैं घर में शौचालय न हो, टॉयलेट न हो तो माताओं बहनों की स्थिति क्या होती। आजादी के 70 साल के बाद इस देश के 11 करोड़ घर में शौचालय टॉयलेट नहीं थे। हर घर में बिजली पहुंचाई, 3 करोड़ से ज्यादा घर बनाए, 80 करोड़ लोगों को 5 लाख से ज्यादा पूरा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। और कोरोना का समय आया, सबको लगता था जिनके पास पैसे हैं वो तो बच जाएंगे, टीका आएगा तो भी गरीब कैसे लगाएगा, उसका नंबर कब लगेगा। और भारतीय टीके बने, विश्व में सबसे प्रथम टीके बनाने वाला देशों में से हमारा देश भी था। और देखते 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 फ्री ऑफ कॉस्ट 130 करोड़ लोगों को टीका लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया। कौन गरीब, कौन धनवान, कौन युवा, कौन महिला, कौन वृद्ध, कौन किशोर, सभी लोगों को टीके लगाए। अब जो कोरोना का कालखंड आया, लॉकडाउन हुआ, 80 करोड़ लोगों को, देश के 80 करोड़ लोगों को उस दिन से आज तक प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज
मुफ्त में देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। हर किसान के बैंक अकाउंट में सालाना 6,000 रुपया डालने का काम किया। धान और गेहूं की खरीदी लगभग 2.25 गुना हो गई। बंद पड़ी हुई गन्ना मिलों को अभी के बजट में 10,000 करोड़ का टैक्स का राहत रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से देने का, पश्चात असर से देने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। किसानों के लिए ढेर सारी योजना लेकर आए। तो मोदी जी ने जो कहा था कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार है, दलितों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, किसान की सरकार है, उसकी उन्होंने परिपूर्ति कर दी। मित्रों, सुरक्षा के मामले में मोदी जी ने आजादी के बाद पहली बार देश की रक्षा नीति सुनिश्चित की। पहले रक्षा नीति विदेश नीति से प्रभावित होती थी। मोदी जी ने कर दिया स्पष्ट कि हमें दुनिया के हर देश के साथ अच्छे संबंध चाहिए, पड़ोसियों के साथ भी चाहिए, मगर हमारी सीमाओं के साथ, हमारे जवानों के साथ कोई छेड़खानी करेगा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, वो सुनिश्चित कर दिया। पाकिस्तान को आदत पड़ी थी हर रोज यहां आकर कुछ न कुछ हरकत करने की। उरी और पुलवामा में हमला कर दिया, हमारे जवानों को जिंदा जला दिया, गोलियों से भून दिया। सब लोग सहम कर रह गए। अब क्या होगा, क्या हो सकता है? युद्ध तो कर नहीं सकते, क्या होगा? सब देखते ही रह गए। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर बदला लेकर हमारे जवान वापिस आ गए। और एक ही कदम से पूरी दुनिया में एक संदेश चला गया कि भारत की सीमा और भारत की सेना इसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं, नतीजे भुगतने पड़ते हैं। कई सारी ऐसी समस्याएं जिसके लिए देश सोचता था कि कभी रिजॉल्व ही नहीं हो सकता। यहां इतने सारे कार्यकर्ता आए हैं। भैया आप मुझे बताओ, 2014 के पहले आप मानते थे कि इस देश में कभी शांतिपूर्ण तरीके से राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में होगा? ऐसा कोई मानता था क्या? जरा जोर से बोलो, मानते थे क्या? और जोर से बोलो, मानते थे? मोदी जी ने 2019 में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया है और थोड़े ही समय में राम मंदिर समाप्त हो जाएगा। और खाली राम मंदिर नहीं, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर नया बना, उज्जैन में महाकाल का कॉरिडोर बना, गुजरात में शक्तिपीठ को फिर से पुनर्जीवित किया गया, सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है, बद्री धाम और केदार धाम का पुनरुद्धार हुआ। हमारे सारे आस्था केंद्रों को गर्व के साथ महिमा मंडित करने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और मोदी जी ने सिद्ध कर दिया कि सांस्कृतिक विरासत को संभालना और आधुनिक भारत बनाना दोनों साथ में हो सकता है। इसके बीच में कोई विरोधाभास नहीं है। मित्रों, मुझे बताओ, आप कभी लोग सोचते थे कि ट्रिपल तलाक इस देश में खत्म हो जाएगा? बोलो, कोल्हापुर वालों सोचते थे क्या? मोदी जी ने एक ही झटके में ट्रिपल तलाक को समाप्त कर कर मुस्लिम महिलाओं को अपना अधिकार देने का काम किया है। मित्रों, अधिकार। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कॉमन सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ गई। और आप कभी सोचते थे क्या? नारा तो हम कभी सभी लोग लगाते थे, छोटे से तख्ते लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। एक देश में
दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेंगे। परंतु कभी आप सोचते थे धारा 370 हटेगी? बताओ भाई, कल्पना आती थी क्या ऐसी? जरा जोर से बोलो। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने कलम के एक झटके से धारा 370 और 35 को उखाड़कर फेंक दिया। और शरद पवार की पार्टी एनसीपी, राहुल बाबा की पार्टी कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा, ममता, समता, नीतीश कुमार, कोई बाकी सब लोग खड़े हो गए, विरोध किया और कहते थे कि मत हटाइए, मत हटाइए। मैं ही बिल पायलट कर रहा था। मैंने पूछा क्यों ना हटाए भाई? तूने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। मित्रों, 370 कलम समाप्त हो गई। खून की नदियां छोड़ो, किसी को कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है, कंकर चलाने की हिम्मत। और आज ये कश्मीर भारत माता का मुकुट मणि हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बन गया है। उसको कोई हमसे जुदा नहीं कर सकता। ये काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। जिस कामों के लिए 70 साल से इस देश की जनता आस लगाकर बैठी थी, कोई तो आए और एक कामों को पूरा करे। मोदी जी ने, देश की जनता ने 2 बार उनको मैंडेट दिया। मोदी जी ने सारे काम, 70 साल के काम 5 साल के अंदर समाप्त कर दिए। मित्रों, इस देश को दुनिया में उत्पादन का हब बनाने का काम किया। कृषि का विकास तो करना ही है, अर्थतंत्र को आगे बढ़ाना है, तो दुनिया भर की कंपनियों को भारत में उत्पादन करने के लिए प्रेरित करनी है। मेक इन इंडिया की पॉलिसी लाए, अनेक प्रकार की नीतियों का निर्धारण किया। अंतरिक्ष के क्षेत्र में, ड्रोन के क्षेत्र में स्टार्टअप की पॉलिसी, मैन्युफैक्चरिंग हब की पॉलिसी, कई प्रकार की पीएलआई स्कीम लाए, कई राज्यों में डिफेंस कॉरिडोर बनाए और देखते 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 भारत आज दुनिया में सबसे लोकप्रिय उत्पादन का हब बना है। दुनिया की सारी कंपनियां आज भारत में उत्पादन करने के लिए लालायित खड़ी है। और इसका परिणाम क्या हुआ? 2004 में अटल जी देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 11 से एक कदम आगे नहीं बढ़ पाए। 10 साल तक 11 का 11 किया और एक बार तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत बड़ी उपलब्धि बताई कि हमने हमारी रैंकिंग को नीचे नहीं जाने दिया। बहुत बड़ी, कितनी बड़ी उपलब्धि उन्होंने बताई। मोदी जी ने 9 साल में हमारे अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचाने का काम कर दिया। इतनी बड़ी छलांग कभी नहीं लगी और यह सिद्ध हो गया कि भारतीय जनता पार्टी आती है तो अर्थतंत्र आगे बढ़ता है और कांग्रेस और उसके साथी आते हैं तो अर्थतंत्र में स्थगितता आ जाती है। 9 साल से सरकार चला रहे हैं। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करने वाली ये कांग्रेस पार्टी और उनके साथी शरद राव समेत सभी, कोई हम पर आज तक एक पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं कर पाया। हमने प्रामाणिकता के साथ सरकार, किसी की हिम्मत नहीं, विपक्ष की भी नहीं, मोदी जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए। और जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र के अंदर एक कोल्हापुर लोकसभा बैठक और इसके साथ वाली बैठक दोनों हमने चिन्हित बैठकों में चिन्हित की है। इसको फिर से जीतना है और यहां मजबूत गढ़ एनडीए का बनाना है। और अब तो सारे व्यवधान दूर हो गए हैं। 19 को देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े थे या नहीं लड़े थे भाई? जरा जोर से बोलो, लड़े थे या नहीं लड़े थे?
बड़ी फोटो मोदी जी की लगाई थी या नहीं लगाई थी? छोटी फोटो उद्धव जी की थी या नहीं थी? कई बार बोले कि नहीं बोले देवेंद्र के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने भी हर जगह पे कहा, मोदी जी ने भी हर जगह पे कहा, और चुनाव के नतीजे आए, मुंह में पानी छूटा, सारे सिद्धांतों को तरबतर कर कर शरद राव की शरण में जाकर बैठ गए और उन्होंने कहा हमें मुख्यमंत्री बनाओ। पार्टी किसकी बड़ी बनी थी भाई? जोर से बोलो, किसकी बनी थी? कौन बनना चाहिए? अरे हमें सत्ता का लोभ नहीं है। सत्ता के लिए हमने सिद्धांतों की बलि नहीं चढ़ाई है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की पार्टी आज शरद पवार के चरणों में बैठ गई थी और आज समय ने करवट ली है। शिवसेना असली बनकर धनुष बाण के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी। और मैं फिर से कहता हूं, हमें सत्ता का मोह नहीं है। हमारे मन में महाराष्ट्र का हित सर्वोपरि है। और आज भी एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के हमारे ज्यादा विधायकों ने किया है और आज उनको सबक सिखाने का काम भी हुआ है। मगर महाराष्ट्र के अंदर जब चुनाव है तब हमारी अपेक्षा महाराष्ट्र के अंदर बहुमत की नहीं है। बहुमत नहीं प्राप्त करना है। गत चुनाव में भी 48 में से 42 सीटें जीते थे, मगर हमें इससे संतुष्टि नहीं है। इस बार बहुमत नहीं चाहिए, संपूर्ण विजय चाहिए। 48 की 48 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालनी, मोदी जी के झोली में डालनी। और शिवसेना भाजपा युति फिर से एक बार ये सिद्ध कर ले कि कुटिल बुद्धि से राजनीति को और सत्ता को कुछ क्षण के लिए तो हथिया सकते हो, मगर रण मैदान में जब आने का समय आता है तब तो साहस, शौर्य और परिणाम ही काम आता है, जो आपके पास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में महान भारत की रचना करनी है, समृद्ध भारत की रचना करनी है और देश की जब शताब्दी हो 2047 में, तब दुनिया में हर क्षेत्र के अंदर भारत सर्वप्रथम हो, इस प्रकार के भारत की नींव डालने का काम करना है। इसलिए एक और बार पराक्रम की पराकाष्ठा और पुरुषार्थ कर कर महाराष्ट्र के अंदर संपूर्ण विजय प्राप्त करनी है। 48 की 48 सीटें मोदी जी की झोली में डालनी है। सेना भाजपा युति फिर से एक बार पूरे महाराष्ट्र पर वर्चस्व प्रस्थापित करे, ये बहुत जरूरी है। मुझे बताइए माताओं, भाइयों, बहनों, सभी कार्यकर्ता इसके लिए तैयार है क्या? अरे सुनाई नहीं पड़ता, तैयार है क्या? संपूर्ण विजय के लिए तैयार है क्या? 48 की 48 सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगे, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे, 2/3 बहुमत से भाजपा सरकार बनाएंगे। जिन्होंने धोखा दिया है उनको सबक सिखाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। आज शिव जयंती है, संपूर्ण विजय के निश्चय का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, वंदे वंदे वंदे।
आप देख रहे सी तस्वीरें यहाँ पर महाराष्ट्र कोल्हापुर से, जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह विजय संकल्प रैली को संबोधित कर रहे थे। और आइए अब हमारे विशेष समाचार में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विशेष समाचार के लिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं जया और मेरे साथ है मनीषा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज एमवी गंगा विलास के पर्यटकों ने आज असम के ग्वालपाड़ा जिले में श्री सूर्य पहाड़ को देखा। ये पहाड़ हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के देवी देवताओं की मिट्टी और पत्थरों से बनी मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित राष्ट्रीय महत्व का पर्यटन स्थल है। पर्यटकों में स्विट्जरलैंड के 26 और जर्मनी के 2 नागरिक शामिल हैं। पर्यटकों ने श्री सूर्य पहाड़ स्थित बौद्ध मठ, स्तूप, पत्थर की गुफाओं के उत्खनन स्थल और दशभुजा मंदिर को भी देखा। पर्यटकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों और हस्तकला प्रदर्शनी का आनंद भी लिया। बाद में ये क्रूज रेशम के लिए मशहूर कामरूप जिले के सुआलकुची पहुंचेगा। सुआलकुची को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। ये बुनकरों का गांव है जो गुवाहाटी से 35 किलोमीटर दूर है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस सप्ताह के अंतर्गत महिलाओं के लिए एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस बाइक रैली में युवतियों को पुलिस से जोड़ने के लिए खास कदम उठाए गए। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि पुलिस को आम लोगों से जोड़ा जाए और लोगों में वर्दी के डर को दूर किया जाए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में गर्मी का एहसास अब होने लगा है। शिमला में फरवरी में ही तापमान बढ़ गया है। हिल्स क्वीन शिमला में फरवरी में न्यूनतम तापमान में 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के अनुसार शिमला में न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री के साथ फरवरी की सबसे गर्म रात रही, जो सामान्य से 11 डिग्री अधिक है। शहर में आखिरी बार 23 फरवरी 2015 को न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से संबंधित एक निराधार खबर फैलाई जा रही है, जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सुरक्षा बीमा शुल्क के रूप में 2,000 रुपये का भुगतान करने पर 1 लाख रुपए का ऋण मिलेगा। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे की समीक्षा करते हुए इसे गलत बताया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने एक ट्वीट में जानकारी देते हुए लिखा कि यह खबर पूरी तरह से निराधार है और वित्त मंत्रालय ने इस पत्र को जारी नहीं किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने म्यूनिक में वैश्विक सुरक्षा सम्मेलन से इतर चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी से मुलाकात की और उन्हें अमेरिकी हवाई क्षेत्र में जासूसी गुब्बारे भेजने के अपने गैर जिम्मेदाराना कृत्य को नहीं दोहराने की चेतावनी दी। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेट राइस ने बताया कि सचिव ने चीन को स्पष्ट लहजे में कह दिया है कि अमेरिका अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्लिंकन ने ट्विटर पर कहा, अभी चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी से मुलाकात की। मैंने चीनी निगरानी गुब्बारे की घुसपैठ की निंदा की और जोर देकर कहा कि ऐसा फिर कभी नहीं होना चाहिए। मैंने चीन को रूस को सामग्री सहायता प्रदान करने के खिलाफ भी चेतावनी दी है। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बाद आज अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन राहत कार्यों को देखने के लिए तुर्की का उन्होंने दौरा करेंगे। इसके बाद वे राजधानी अंकारा में तुर्की के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत भी करेंगे, जहां वे तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत कावुसोग्लू और तुर्की के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से विनाशकारी भूकंपों के बाद तुर्की को जारी अमेरिकी समर्थन पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण
नाटो सहयोगी के रूप में तुर्की के साथ अमेरिकी साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि 6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में आए 7.8 की तीव्रता वाले विनाशकारी भूकंप की वजह से हजारों की संख्या में लोगों की मौत हुई है। सीरिया में मध्य दमिश्क के क्राफ सूसा पड़ोस में एक इमारत पर इजरायली रॉकेट हमले में आज सुबह कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। सीरियाई सेना के अनुसार हवाई हमले से राजधानी के बीचों बीच उमायद चौक के पास घनी आबादी वाले इलाके में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह हमला ईरानी प्रतिष्ठानों के पास एक बड़े सुरक्षा परिसर के करीब किया गया था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि कई लोग हताहत और घायल हुए हैं। लगभग 1 दशक से इजराइल संदिग्ध ईरानी प्रायोजित हथियारों के हस्तांतरण और सीरिया में कर्मियों की तैनाती के खिलाफ हवाई हमले कर रहा है। इजरायली अधिकारियों ने इस तरह के हमलों के लिए कभी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है। पश्चिमी खुफिया सूत्रों का कहना है कि ईरान ने हाल के वर्षों में सीरिया में अपनी सैन्य उपस्थिति का विस्तार किया है और अधिकांश राज्य नियंत्रित क्षेत्रों में इसकी पकड़ है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए करीब 1 साल होने वाला है। वहां के हालात देखते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एक बड़ा बयान दिया है। सुनक ने राष्ट्राध्यक्षों, रक्षा मंत्रियों और विश्व के अन्य नेताओं की वार्षिक बैठक म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में कहा कि रूस को यूक्रेनी पुनर्निर्माण के लिए भुगतान करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि रूसी आक्रामकता के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया मजबूत नहीं थी। पेरू के राष्ट्रपति डीना बोलुआर्टे ने कहा है कि कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को पिछले हफ्ते पेरू की आलोचना के बाद अपने ही देश में विरोध प्रदर्शनों से निपटने पर ध्यान देना चाहिए। बोलुआर्टे ने यह भी कहा कि ये दुख की बात है कि पेट्रो अपने देश में तनावपूर्ण राजनीतिक स्थिति के बारे में जानने के बावजूद पेरू में लोगों को अपनी टिप्पणी से भड़का रहे थे। यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वान डेर लेयन ने एक बार फिर युद्धग्रस्त यूक्रेन का समर्थन किया है। उर्सुला ने जोर देकर कहा कि यूरोपीय संघ यूक्रेन का समर्थन करने के लिए कुछ भी करेगा। कीव की चेतावनियों के बाद कि उनकी सेना को जल्द अधिक आपूर्ति की आवश्यकता है, यूरोपीय आयोग यूक्रेन की मदद की खातिर गोला बारूद खरीदने के लिए अपने सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करने के तरीकों की तत्काल तलाश कर रहा है। दिल्ली में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया है। जीत के लिए मिले 115 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 4 विकेट खोकर हासिल करा। इस जीत के साथ भारत ने 4 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की शुरुआत खराब रही। राहुल 1 रन बनाकर जल्दी ही आउट हो गए। रोहित शर्मा ने तेजी से 31 रन बनाए, वहीं कोहली 20 रन बनाकर आउट हुए। श्रेयस अय्यर 12 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद आए श्रीकर भरत के साथ मिलकर पुजारा ने टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया। पुजारा 31 और भरत ने 23 रन की नाबाद पारी खेली। इससे पहले मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में 61 रन के आगे उन्होंने खेलना शुरू किया। दूसरे दिन के नाबाद बल्लेबाज ट्रेविस हेड और लाबुशेन जल्द ही पेविलियन लौट गए। हेड ने 43 और लाबुशेन 35 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद स्टीव स्मिथ और रेनिशॉ को आउट कर अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया को परेशानी में डाल दिया। जडेजा ने एक ही ओवर में हैंड्सकॉम्ब और कॉमन्स को आउट किया। जडेजा ने इसके बाद नाथन लियान और मैथ्यू कोहेमान को बोल्ड कर
ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी का अंत कर दिया। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने 7 विकेट लिए, वहीं अश्विन ने 3 विकेट लेने में सफलता पाई। एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। इस टूर्नामेंट के इतिहास में ये पहली बार है जब भारत ने कोई पदक जीता है। रविवार शाम खेले गए रोमांचक मुकाबले में भारत को चीन से 2-3 के अंतर से हार झेलनी पड़ी। भारतीय टीम ने इससे पहले क्वार्टर फाइनल में हांगकांग को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। इसके साथ ही इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।